रहस्य के सभी एडिशन और सारे एपिसोड खत्म होने के बाद अब नए शो की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा हुकुम का इक्का। ताश के पत्तों में होता है बादशाह, हर बादशाहत में होती है सल्तनत और सल्तनत को होता है खतरा अपने ही प्यादों से। हर ताश का होता है एक खास पत्ता जो होता हुकुम का इक्का। देखना ना भूले मेरे साथ अखिल श्रीवास्तव, आपकी आवाज। ये एलिगेशन लगाना रायबरेली में ही मेरे ऊपर एलिगेशन लगा कि कहीं पे कोई एलिगेशन नहीं लगा। डॉक्टर अंकित गुप्ता को आपने वैश्विक सेमिनार में नहीं जाने दिया, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? तब हमने उसको रोका, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है उसको रोकना। अगर आप इसको तानाशाही बोलते हैं ना, मैं सही हूँ। कितना बदलाव हुआ, कितना कमीशन ले लिया? बड़ी खुशी है आज आप ये पूछ रहे मुझे, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं इसका जवाब दूं। तो क्या वहां वेतन कम था या आप अपनी मनमानी नहीं करते? आपका मकान पूरा नहीं बन पाया था, आपको अपनी पूरी संपत्ति बेचनी पड़ी? पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, पर मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि पैसा लेना है। किसके लिए लेना है? ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत है। और यदि मुझे कोई कहे आपने 10 रुपए एक पेन भी लिया हो तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप नाराज हो रहा? एम्स परिसर में आपके नाम की पट्टिका लगाकर सड़क बना दी। अच्छा, इसी बीच एक और चीज वाकयात हुआ। जब आपने यूपीएससी तक क्वालिफाई कर दिया, आपको सरकारी जॉब की भी आवश्यकता थी, ना आप पौंडीचेरी गए ना आप रोहतक गए, दोनों जगह आपने सरकारी जॉब ड्रॉप कर दी। हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। भारत की तरक्की कम समय में आती बहुत बढ़िया हुई है। आप बताइए ना, अगर लगता है तो आप ये बताओ, मेरा क्या इंटरेस्ट है? यहाँ पे आते हैं लोग डब्बा लेके, ले जाओ वापस, मैं मिठाई तक नहीं लेता हूँ। आप नाराज हुए? हमें जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। ये कहना कि आपने मनमानी की, मनमानी कहीं नहीं की। और अंकित गुप्ता ने यहाँ बैठे बैठे भी उस मरीज को नहीं देखा। मनमाने रवैये का भी आरोप लगा। मनमाने तरीके से आपने मशीनें खरीदी जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पाया। उदाहरण लिया जा सकता है सीक्वेंसर मशीन का। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हर एक आदमी कमीशन नहीं लेता। कि सदस्य ना होते हुए, कमेटी के सदस्य नहीं भी होते तब भी आप लोगों की पूर्ण दखलंदाजी रहती है इस पूरे प्रकरण। सुनिए, आप बिल्कुल अपने दायरे के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जितने एलिगेशन जो सोशल मीडिया ने मेरे साथ यहाँ किया मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मल्टीपर्पज हॉल का पैसा आपने बंदर बाट कर लिया। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए, पत्थर ऐसा तलाश करो। हमने तो अपने नाम से कुछ नहीं किया। अरविंद राजवंशी गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ द बैच, ये दिया जाएगा। एक एलिगेशन लगा योग, ये वैभव कांति को मैंने भगाया। एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है। नहीं, जिस हिसाब से बंदर बाट की खबरें हैं उस हिसाब से लगता है अब तो आपके पास लैंड रोवर बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां आ गई हैं। हाँ, मेरे पास तो बहुत गाड़ियां। ये भी पता चलता है कि आपने भी पत्राचार किया। पत्राचार नहीं, मैं योगी जी को खुद जाके मिला भी। रश्मि को मैंने बोला कि तुम यहाँ से क्यों छोड़ रही हो साइकेट्री में। वो इतना रोना शुरू कर दिया। हमने भगा दिए। ना, नो, बिग नो। दिन तो यहाँ बैठती है जहाँ प्रोजेक्शन होता है। HMPV आ रहा है, अगर जरूरत हो तो हम उसकी भी सिक्वेंसिंग कर सकते हैं। मेरा बेटा अच्छा भला था, उसकी मृत्यु एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुई। कोई सवाल गलत नहीं होता बशर्ते उसकी मंशा, उसका लहजा, उसके सहारे, अपने पूछने के सहारे ही विकास के सोपान क्रम में यहाँ तक पहुंचता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकट न्यूज पर स्पेशल एडिशन ऑफ पॉडकास्ट इंटरव्यू हुकुम का इक्का विद अखिल। शास्त्रों में एक परंपरा का जिक्र हमेशा से होता आया है और इस बात को भी कहा जा सकता है कि वो जिक्र हमेशा होता रहेगा। जब तक शास्त्र रहेंगे तब तक वो वक्तव्य रहेंगे। तेरा तुझको अर्पण की परंपरा, यह परंपरा की शुरुआत शिक्षक के लिए हुई थी और इसका अंत भी शिक्षक पर जाकर होता है। आज हमारे साथ हमारे शो पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तारुफ कराने से पहले एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा।
चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। रायबरेली एम्स इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक कई सवालात लगातार पूछे जा रहे हैं, और ऐसा पहली बार आप देखने जा रहे हैं हमारे चैनल पर कि रायबरेली एम्स इन सवालों का बेबाकी से जवाब देगा, और उन्हीं जवाबों को हमारे पास हमारे समक्ष बताने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद राजवंशी, यानी डायरेक्टर ऑफ एम्स रायबरेली। आइए सीधे आपको ले चलता हूं हमारी खास शख्सियत की तरफ। सर थैंक्स, आपने अपना समय दिया। सर शुरुआत मैं करूं उससे पहले मैं इस बात का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, क्योंकि इतने बड़े संस्थान को चलाना है काफी कठिनाई भरा टास्क है। सवालों का बहुत सिलसिला बहुत धन्यवाद। आप सर कुछ अपने बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि ये जाना जा सके कि प्रारंभिक शिक्षा आपकी कैसी रही, घर का परिवेश कैसा था, और पिताजी क्या करते थे। मैंने अपनी शिक्षा शिमला से शुरू की। शिमला केंद्रीय विद्यालय से मैंने हायर सेकेंडरी की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में प्री मेडिकल पास किया। वहां से मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। मेरा वहां की मेरिट लिस्ट में 8वां नंबर था। सर वहां हाँ बताएं। उसके बाद मैंने MBBS किया 1977 में, और उसके बाद इंटर्नशिप पूर्ण करने के बाद मैं PGI चंडीगढ़ में MD करने के लिए चला गया। अरविंद जी आप अगर डॉक्टर ना होते तो क्या होते, कुछ तो ऐसे ख्वाब रहे होंगे जो डॉक्टर की तरह एक हर आदमी का एक बैकअप होता है, तो बचपन से क्या एम था आपका। हमारे केंद्रीय विद्यालय से मेडिकल कॉलेज सामने ही दिखता था, तो पहला एम तो था कि डॉक्टर बनना। यानी वहां से डॉक्टर निकलते थे तो यदि ना बन पाए तो पढ़ने लिखने का और जनरल नॉलेज का काफी शौक रखते था, तो उसको देखते हुए मुझे था कि अगर यहाँ ना गया तो मैं BA करके IAS में जाऊंगा, UPSC क्लियर करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ भी, उस पर चलेंगे हम लोग। हमारी टीम ने काफी रिसर्च भी की है आपके बारे में, उन चीजों पर भी काफी हम लोग चर्चा भी करेंगे। सर इस बात को भी अतिशयोक्ति में नहीं लिया जा सकता कि जब आपने मेडिकल फील्ड का चयन किया होगा तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा तौर पर और घर के परिवेश और आर्थिक आपकी मजबूती कितनी हुआ करती थी। मेरे पिताजी अकाउंटेंट जनरल हरियाणा में, जिसका दफ्तर उस समय शिमला में होता था, वहां पर सीनियर ऑडिटर ऑफिसर थे। तो उस समय में इतनी तनख्वाह तो जरूर मिलती थी कि घर का गुजारा चले। दूसरे, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना होता तो शायद मैं ना जा पाता, पर अपनी मेहनत से मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया, जहाँ की फीस मेरे माता पिता अफोर्ड कर सकते। और आप होनहार भी रहे, शुरुआत से होनहार थे। सर कभी कुछ ऐसा लगा हो कि पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, कुछ ऐसा भी आया था आपका दौर। पढ़ाई में ना मन लगने की तो कोई बात नहीं थी। लगता ये जरूर था कि जब आसपास के लोग को देखो जिनके पास बहुत पैसा है, तो लगता था मैं ये चीजें क्यों अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। आपने मास्टर्स डिग्री के दौरान ही पारिवारिक जिम्मेदारी उठा ली थी। आपकी शादी हो गई थी जब आप PG कर रहे थे। नहीं, जब मैं PG कर रहा था तब तो मेरी शादी नहीं, मेरी शादी तो PG करने के बाद हुई। जब आपने जिम्मेदारी उठाई तब जीवन कैसे आपने आगे बढ़ाया, क्योंकि तब तो PG आपकी कंप्लीट हो गई थी, जॉब में भी बहुत ज्यादा। चंडीगढ़, तब तक मेरे माता पिता की ट्रांसफर चंडीगढ़ में हो गई थी, मैं चंडीगढ़ में उन्हीं के पास रहता था। तो हमारा जो रहना सहना उनकी वजह से तथा जो हमें पैसा मिलता था, तनख्वाह मिलती थी, उससे चल जाता था। अच्छा, इसी बीच एक और चीज वाकयात हुआ, जब आपने UPSC तक क्वालिफाई कर दिया, आपको सरकारी जॉब की भी आवश्यकता थी। ना आप पौंडीचेरी गए, ना आप रोहतक गए, दोनों जगह आपने सरकारी जॉब ड्रॉप कर दी थी। नहीं, दोनों जगह पौंडीचेरी चंडीगढ़ से बहुत दूर था, और बहुत दूर था, और वो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई काला पानी जा रहा हूँ, क्योंकि उस समय आने जाने के संसाधन इतने अच्छे नहीं थे।
रोहतक की मैंने इसलिए छोड़ी कि रोहतक में बिजली की सिचुएशन बहुत खराब थी उस वक्त, उस वक्त। क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा था चल लगातार। रहा था, बिजली नहीं आती थी, 14-14 घंटे नहीं आती, तो मेरे लगा के वहां मैं नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए मैंने दोनों नौकरी छोड़ दी और मुझे लगता था मुझे कहीं और भी नौकरी मिल जाएगी। तो क्या इसको ये माना जाए कि आप मेडिकल लाइन में रहना चाहते थे, इस वजह से कुछ ऐसा? नहीं, मैं मेडिकल लाइन में ही रहना चाहता, दोनों नौकरी मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की मिली थी, ठीक है, इसलिए मैं मेडिकल लाइन में ही रहना चाहता, अपनी स्पेशलाइजेशन में ही रहना चाहता था। और अगर यूपीएससी ज्वाइन किए होते तो आज मंत्रालय में बैठे होते, ये भी नहीं तो नहीं, कभी रहा होगा। यूपीएससी की सिलेक्शन करती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की उन दिनों में। इट वॉज नॉट, ये वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं था कि जिसमें आईएएस आईपीएस बने। अच्छा, आपने अपनी योग्यता के बल पर विदेशों में भी आपने सेवा दी, इस हाँ। बात की भी जानकारी मिली, कितना सत्य? मैं विदेश में 6 साल के करीब रहा। बहरीन में कितने साल रहे? बहरीन में 3 साल और 3 साल सिंगापुर में। बहरीन में क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको लगी कि उस वक्त जरूरत थी और आज भी वो जरूरत लोगों की पूरी कर रही होगी, मशीनें या उस तरह की चीजें, क्या बदलाव आपने लाया? मशीनें वगैरह में तो आजकल हम दुनिया के देशों से ज्यादा विकसित हैं। बहरीन बहुत सारी मशीनें जो कि बाहर भी नहीं है, बहरीन में भी शायद अभी नहीं होंगी। हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, भारत की तरक्की कम समय में बहुत बढ़िया हुई है। मेडिकल फील्ड में काफी तरक्की हुई है। एक जमाना था जब मेडिकल की चीजों को सीखने के लिए हम लोग विदेश जाते थे, आजकल हमें विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीजें हैं, बड़े बड़े संस्थान खुले हैं, एम्स है, पीजीआई चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, नीमंस बेंगलोर है, और अब ये 22 जो नए एम्स खुले हैं, ये भी आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे डॉक्टरों को, उनकी ट्रेनिंग को और उन सब चीजों। और सरकार लगातार इस पर फोकस भी कर रही है। नहीं, उस पे अब विदेश जाने की जरूरत नहीं है। बहुत रेयरली अगर जाना हो तो बात अलग है, कुछ सीखने के लिए। और अब हम विदेश अगर जाते हैं तो जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं यदि हम, तो वहाँ हम सीखने तो जाते ही हैं, सीखना तो इज एन एंडिंग प्रोसेस, हमेशा आप सीखते हैं, पर हम लोगों को पढ़ाने भी जाते हैं। हम वहाँ पे लोगों को हम पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर में आई वॉज ए टीचर, एज ए सीनियर कंसल्टेंट देयर, सिंगापुर। हाँ, तो वहाँ पे उनके एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट को मैं पढ़ाता था। कितने साल वहाँ पे रहे? 3 साल। 3 साल आप वहाँ पे? और मैं नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में भी काम किया और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल जो कि उनका पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल है, उसमें भी काम किया। सर, सिंगापुर में कोई ऐसी चीज जो आपने रायबरेली एम्स में इंक्लूड किया हो, जो आपने यहाँ पे प्रयोग किया हो, जो सिंगापुर में आपने देखा हो, कुछ ऐसी बात? सिंगापुर में एक तो जैसे पैथोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिश्यू था, दैट वाज डन थ्रू, वो होता था वैक्यूम के थ्रू। वैक्यूम के थ्रू सारी जगह वो ट्रॉली चलती रहती थी और मरीज को या डॉक्टर को लेके सैंपल नहीं जाना पड़ता। वो मैंने यहाँ हमारे एम्स में भी लगा, रायबरेली एम्स में वाली सुविधा आपने दी है। ठीक है। दूसरी चीज जो थी, जो मैंने काफी जगह इम्प्लीमेंट की, पीजीआई चंडीगढ़ में भी की, यहाँ भी की, है एक HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो वहां पे था कैशलेस ट्रांजैक्शन और बिन पेपरलेस वर्क, तो वो हमने यहाँ पर भी करने की कोशिश की। अभी वो प्रोसेस में नहीं, रायबरेली में तो पूरे तरीके से हो रहा है, क्योंकि जैसे आप पेमेंट करते हैं, कैश करते हैं या स्कैन एंड पे करते हैं, वो तक यहाँ हो रहा है। डॉक्टर को सिर्फ पर्चा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मरीज आएगा उसका सारा ट्रांसफर हो जाता है उसके कंप्यूटर पे, वो कंप्यूटर पे ही टाइप कर सकता है अपना एप्लीकेशन पे जाके। और ये और वो दवा, और जो इंडोर पेशेंट दाखिल होते हैं वो डायरेक्टली अमृत से लिंक्ड हैं, तो जैसे ही उनको कोई दवा रेज करते हैं वो अमृत के पास पहुंच जाती है, वो उसको तैयार करके दे देता है। बहुत बढ़िया सर। इसी बीच आपने विदेशों के भी जिक्र किया, तो एक सवाल ये भी उठता है कि भारत आपकी वापसी हुई तो क्या वहां वेतन कम था या आप अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा मनमानी करना और वेतन की बात नहीं थी।
जब आप विदेश में काम करते हो तो आपका काम प्रोफेशनल होता है, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, ठीक है। भारत में आके आप अपनी और जगह भी योग्यता दिखाते हैं, प्रतिभाओं को निखारते है हैं। ना। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ करते हो, प्रोक्योरमेंट में कुछ करते हो, कहीं कहीं और चीजें, क्योंकि डॉक्टर को कई अतिरिक्त कार्य भी दिए जाते हैं। विदेश में डॉक्टर डॉक्टरी करते हैं, वो कोई और अतिरिक्त काम नहीं करते। रही बात वेतन की, मुझे दोनों जगह अच्छा वेतन मिलता था। अच्छा मीन्स के बहुत अच्छा, यानी इतना वेतन मिल जाता था जो आपका अर्धनिर्मित घर था उतना आप बनवा सकते थे। मतलब अगर मैं बता नहीं सकता कितना वेतन मिलता था, पर जितना वेतन मिलता था उससे मेरा गुजारा बड़े अच्छे से चलता था और बड़े अच्छे से भारत में भी चलता। फिर जहाँ आपका पैतृक निवास है, हमने वहाँ की कुछ जानकारियां जुटाई। कुछ ऐसा वाकयात भी था कि आपका मकान पूरा नहीं बन पाया था, आपको अपनी पूरी संपत्ति नहीं, बेचनी वो पड़ी? मेरे पिताजी की एक जमीन थी देहरादून में, तो उन्होंने कहा तुम चाहो तो वहां बना लो, क्योंकि ये भरोसा नहीं था कि चंडीगढ़ में रह भी पाएंगे नहीं। हाँ, तो हमने उस घर को बनाया, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको लेविशली फर्निश कर सके। तो उसमें 4 दीवारें खड़ी हो गई, दरवाजे लग गए, ताला लग गया, उसमें अलमारियां नहीं लगी, कई चीजें नहीं लगी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। सर ना चाहते हुए भी एक सवाल आपसे करना था। बहुत कम लोगों की इस बात की जानकारी है कि आपने अपने बेटे को खोया। मेरा बेटा अच्छा भला था, एमबीबीएस में पढ़ता था, जॉली ग्रांड में, हिमालयन इंस्टीट्यूट में। उसकी मृत्यु एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुई। बेटे के देहांत के वक्त सिंगापुर आप चले गए, देहांत के बाद आप उसके बाद चला गया। कैसे सर? थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था, तो उसके बाद दोबारा सिंगापुर चला गया, कहानी क्योंकि सिंगापुर में मेरे परिचित लोग थे। मैं 1 साल के लिए, 3 साल की नौकरी, पर मैं 1 साल वहां रह के वापस आ गया। फिर वापस आ गए? क्यों वापस आना पड़ा? अपने देश से सबको प्यार होता है। आज उधर सेवा दे रहे हैं आप। ठीक है, दूसरे मेरे पास पीजीआई में नौकरी थी। आई वाज, मेरा एक लियन था, तो उस लियन के दायरे में मैं वापस आया। सर कुछ तीखे सवाल भी होंगे, पूछिए। इस प्रकार से जानकारी लेते हैं। सर पीजीआई चंडीगढ़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर तो फिर इसी संस्था में आपको डीन का कार्यभार भी मिला, फाइनेंशियली पावर भी मिली होंगी, जैसे निर्माण मशीनें खरीदना, अच्छा बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना। कितना बदलाव हुआ, कितना कमीशन ले लिया? ये तो बिल्कुल गलत बात है। हर एक आदमी कमीशन नहीं लेता, ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बना, डीन भी बना, प्रोफेसर इंचार्ज प्रोक्योरमेंट भी रहा, चेयरमैन परचेज कमेटी भी रहा, पर मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि पैसा लेना है। किसके लिए लेना है? जितनी तनख्वाह मुझे सरकार से मिलती है, मेरा गुजारा उसमें बड़े अच्छे से चलता है, और जो मैं विदेश से पैसा लाया वो भी है मेरे पास, उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। और यदि मुझे कोई कहे आपने 10 रुपए एक पेन भी लिया हो, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये एलिगेशन लगाना, रायबरेली में ही मेरे ऊपर एलिगेशन लगा, कि कहीं पे कोई एलिगेशन नहीं लगा, और जो एलिगेशन लगाए भी गए वह सूत्रधार है, बिना आधार के। आप नाराज हो रहा हैं? सच का आईना दिखाना सर मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है सर, तो सवाल पूछना नहीं, आप पूछ लाजमी सकते है। हैं, आप नाराज हुए सर? और हमें जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। नहीं सर, सर बातें चर्चित थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, इस वजह से मुझे पूछना है। अब आप नाराज हो रहे हैं तो सीधा सवाल सीधा जवाब। नहीं, सीधा पूछिए। एम्स परिसर में आपके नाम की पट्टिका लगाकर सड़क बना दी, वो पट्टिका अगर आपने सड़क देखी हो तो पट्टिका नहीं है, यहाँ पे बहुत डिमांड थी कि एक पैदल चलने का रास्ता हो, जहाँ कार ना आती हो, मोटरसाइकिल ना आती, कुछ ना आता हो, तो हमने एक वो वॉकिंग ट्रैक बना दिया।
बनवा दिया, हमें नहीं मालूम, फैकल्टी और बाकी स्टाफ ने उसका नाम अरविंद राजवंती मार्ग रख दिया और हमें बुलाया, देखिए सर ये बन के तैयार है, अब आप आके देखिए। तब हमें पता चला कि इसका नाम ये है। फिर आपने क्या निर्णय लिया? हाँ, तो लगी हुई थी, लगी रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता। पर एनीवे, जब हमारे ऊपर लोगों ने तहमत लगाई, हमने उसको उतरवा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरे संस्थानों में भी जो डायरेक्टर के नाम से बहुत कुछ होता है, ठीक है, हमने तो अपने नाम से कुछ नहीं किया, जबकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट 5 साल में मैंने खड़ा किया। और अगर आप चाहें तो मैं ये बता सकता हूँ, हम इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एक काम सौंपा गया था, उसके लिए मैंने इसको खड़ा किया। यहाँ पे डिपार्टमेंट काम करते हैं, मरीज आते हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ ओपीडी चलती थी, आजकल ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, हर एक चीज, सर्जरी, हर एक चीज चलती है। कोई भी लैब का ऐसा टेस्ट नहीं जो ना होता हो। हमें थोड़े से संसाधनों की कमी का मतलब मैन पावर की कमी, उसकी वजह से कई चीजें नहीं चल पाती हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज की कमी है, स्कूल नहीं है अच्छे, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए नहीं, अभी घर नहीं है, अभी हम घर बनवा रहे हैं, पर वो भी 40-50% को कवर करेगा। उसके बाद जब और घर बनेंगे तब शायद सहूलियत होगी। ये चीजें और स्कूल के लिए हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है, मानचीन व्यक्ति, उसको हम यही कहते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल बनवा। ठीक है, अगर बच्चों का स्कूल होगा, नहीं बच्चों के लिए स्कूल होगा तो लोग आके रहेंगे। सर, आप पर मनमाने रवैये का भी आरोप लगा। मनमाने तरीके से आपने मशीनें खरीदी हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पाया। उदाहरण लिया जा सकता है सीक्वेंसर मशीन का। सर, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कोई मशीन से नहीं खरीदी, कोई मनमानी नहीं हुई। अब आपने पूछा तो मैं इसका जवाब दूंगा। वो जो एनजीएस है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन, वो ऑर्डिनरी मशीन नहीं है जिसपे कि आप रोज ब्लड शुगर करेंगे, हीमोग्लोबिन करेंगे, टीएलसी करेंगे। वो बड़ी स्पेशलाइज्ड मशीन है। उस मशीन पे वो टेस्ट होते हैं जैसे कैंसर का मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन करना, कोई वायरस जैसे कोविड है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। अभी आपका HMPV आ रहा है, अगर जरूरत हो तो हम उसकी भी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो वो बड़ी स्पेशलाइज्ड मशीन है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे पास कैंसर का फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट नहीं है, रेडियोथेरेपी नहीं है, अभी सिर्फ एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है। वो हमें सैंपल भेजते हैं मशीन पे, टेस्ट करते हैं। सीक्वेंसर मशीन में वो सैंपल हुए हैं अभी? हाँ हाँ, जो एलिगेशन लगाए हैं वो एलिगेशन जो है बिल्कुल गलत है, निराधार है। क्योंकि ये मशीन ऐसी नहीं है कि आप हर रोज 400 टेस्ट करेंगे, उस पर कभी कभी टेस्ट होगा और वो टेस्ट करते हैं। जो सैंपल भेजने का काम है सर्जरी वालों का काम या मेडिसिन वाले का काम है, वो हमें जब सैंपल भेजेंगे हम करेंगे। सरकार कहेगी कोविड HMPV आ गया, इसकी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए तो हम करेंगे। इस पर एक शेर याद आता है सर, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए, पत्थर ऐसा तराश करो। इस प्रकार से आप बेबाकी से हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। और दूसरे में अभी इस मशीन के वजह आपने बातें किया जी, ये मशीन एक बार के टेंडर से नहीं आई, इसको 4 बार टेंडर किया और फिर एक हम खरीदना चाहें अंडर GFR जनरल फाइनेंशियल रूल सिंगल कोटेशन पे भी खरीद सकते हैं, पर हमने बार बार इसको टेंडर किया कि कोई और आए। क्यों? कि वाइडर ज्यादा प्रतिस्पर्धा से कुछ आए। हाँ, जब नहीं आया हमने इसकी कोई टैक्सेशन भी रिलैक्स की। जब नहीं आया तो हमने पता लगाया कि कहाँ पे और है, उसका बेंचमार्किंग किया। लाइक जो बेंचमार्किंग भोपाल की थी, ये मशीन उससे कम दामों में खरीदी गई। यानी सरकार का पैसा बचाया आपने? सरकार का पैसा बचा है।
और ये कहना कि जी आपने मनमानी की, मनमानी कहीं नहीं की। जो ज्यादातर मशीनें आई वो हाइट के थ्रू आई या HSCC के थ्रू आई, और जो मशीनें हमको अप्रूव की भारत सरकार ने वो हमने खरीदी, और उसमें कोई मनमानी की। मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जो मशीन खरीदता, एक बड़ी भारी कमेटी है, कोर टेक्निकल कमेटी है, उसमें कई डिपार्टमेंट के लोग हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, DDA हैं। मेरे पास तो फाइनल अप्रूवल के लिए आता है, मैं तो उस मीटिंग में नहीं जाता हूँ, इसीलिए कि वो उसको डेलिब्रेट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। और ये कह रहा है बिल्कुल गलत है कि हमने मनमानी से की। हमने क्या मनमानी की? हमारा क्या इंटरेस्ट है बताइए, आप बताइए ना। अगर लगता है तो आप ये बताओ, मेरा क्या इंटरेस्ट है? कुछ भी नहीं। सर आपने मैं उससे पैसे भी नहीं लेता किसी से। आप भी अगर मुझे पैसे देंगे मैं लूंगा नहीं। यहाँ पे आते हैं लोग डब्बा लेके, ले जाओ वापस, मैं मिठाई तक नहीं लेता हूँ। कई लोग तो बड़े दुखी होके गए। चर्चा तो ये है, आपने कमेटी का जिक्र किया, इस वजह से सवाल मेरे जहन में आया कि आप और डीन चयन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं कि सदस्य ना होते हुए, कमेटी के सदस्य नहीं भी होते हैं तब भी आप लोगों की पूर्ण दखलंदाजी रहती है इस पूरे प्रकरण। सुनिए, आप बिल्कुल अपने दायरे के बाहर जा रहे हैं। अब मैं इसका जवाब दूंगा। कमेटी में डीन की कोई से नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। जब भी सिलेक्शन प्रक्रिया होती है हम 3-4 प्रोफेसर को लगाते हैं। 3 लोग वहां पे SC का बंदा, आपका ये बैकवर्ड क्लासेस का, आपका ये जो होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी, 3 फैकल्टी मेंबर वहां होते हैं। ठीक है, डीन का काम कागज यहां से लेके वहां तक मुझे बताना है, जिसको कि जो चेयरमैन बोलता है उसको मैं लिखता हूं। डीन वहां अपने मुंह भी नहीं खोलती, और मैं भी नहीं खोलता हूं। मैं बोल सकता हूं, वो बोलते हैं, मैं पूछता हूं हाँ जी बताइए, तो वो बोलते हैं हाँ जी ये नंबर 1 नंबर 6 सिलेक्टेड, इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर। वो जो बोलते हैं वो लिखते हैं। इवन हमारी कोई से नहीं है उसमें, तो डीन की कहां से थे? डीन तो यहां बैठती है जहां प्रोजेक्शन होता है, ताकि वो चलता रहे सिस्टम। आप नाराज हो गए सर, मैं एक बार फिर से बताऊं, सर मैं पत्रकार हूं, मेरा सवाल पूछना मेरा धर्म। आपकी नाराजगी जायज है क्योंकि तीखे सवाल पूछे जाएंगे। आपको मना नहीं किया, आप जो सवाल आए पूछे। बड़ी खुशी है आज आप ये पूछ रहे मुझे, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं इसका जवाब दूं। आप नाराज हो गए। PGI में कि मैं बताता हूँ, मैं डीन भी रहा हूँ, वहां 3 या 4 प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में घूमते हैं, उनकी कोई सही नहीं होती। मैं भी डीन रहा हूँ, मेरी कोई सही नहीं होती थी। कोई एक्सपर्ट को ले आओ, उसको वहां बिठाओ, किसी को चाय पिलाओ, किसी को गाड़ी में भेज दो, ठीक है, कोई आएगा उसका टिकट चेंज करा दो, ये सब काम होते हैं। और जो कागज होते हैं वो लाने वहां तक डायरेक्टर तक पहुंचाने होते हैं, या चेयरमैन तक, सब जगह होता है। एक आरोप तो रायबरेली में ही आप पर बहुत गहरा लगा, काफी चर्चा बनी आपके यहाँ के एक स्थानीय जो डॉक्टर रहे आपके परिसर के, डॉक्टर अंकित गुप्ता को आपने वैश्विक सेमिनार में नहीं जाने दिया। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? यस, अगर आप इसको तानाशाही बोलते हैं ना, मैं सही हूं। अंकित गुप्ता को किसी ने रोका नहीं था, राइट? उनके मरीज ने हमारे अगेंस्ट के कोर्ट में केस किया, हमारे को एक लीगल नोटिस भेजा कि अगर अंकित गुप्ता नहीं होंगे तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं किसको दिखाऊं। तब हमने उसको रोका, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता उसको रोकना, क्योंकि अगर वो मर जाए मरीज, कौन उसका जिम्मेदार होगा? और अंकित गुप्ता ने यहां बैठे बैठे भी उस मरीज को नहीं देखा, मैं यहां पर थे उस दिन मौजूद। एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है। यहाँ पे एक RP सिंह आए, ठीक है, और डॉक्टर थे कार्डियोलॉजी। एक AP सिंह आए, वो हम भीख मांग के लाए थे उत्तर प्रदेश सरकार के कि हमें कुछ लोग दे दो ताकि हमारा सिस्टम चले।
डॉक्टर अंकित गुप्ता ने उसको एक दिन भी काम नहीं करने दिया ढंग से। अंत में हमको जो जिस हम कटोरे में लेके आए थे ना, उसी कटोरे में जाके हमको उत्तर प्रदेश में कि सर इसको वापस ले लीजिए। तो हमें पर एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है, पर अपने आप वो क्या करते हैं उनका भी सोचा। इंस्टीट्यूट में वो छुट्टी पर जाते हैं और यहाँ बोल जाते हैं अपने आरपी सिंह और इनको सबको कोई मरीज दाखिल नहीं होना चाहिए। ये सरकारी अस्पताल है, उसका अस्पताल नहीं है। इनका एक मरीज आया था उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का, तो मैंने पूछा इसको दाखिल क्यों नहीं कर रहे? बोले जी अंकित गुप्ता ने मना किया है। तो मैंने अंकित गुप्ता को उसके घर पे बुलाया था। नहीं सर नोबडी विल बी, कोई इसको कर नहीं पाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। अरे ये कोई कॉर्पोरेट फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं है। सर अगले सवाल पे चलते हैं। मल्टीपर्पज हॉल का पैसा आपने बंदर बाट कर लिया, ये भी खबर सोशल मीडिया पे थी, इस वजह से मैं ये सवाल आपसे पूछा। ये जो 3 बिल्डिंगें दिख रही हैं, इन बिल्डिंगों पर हमें आदेश था कि इनको तोड़वा दीजिए, ठीक है। इनको तोड़ने की कीमत कोई 3-4 करोड़ रुपए थी। और ये जो हमने बनवाए हैं, यहाँ कोई ऑडिटोरियम नहीं है, ये एमपीएच हमने बनवाया, ठीक है। अब इसमें कम से कम 500 लोग बैठ सकते हैं। उसके साथ वाले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कहीं नहीं है। 4 बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस है, जिम है, ठीक है। और है एक बाहर उधर टेनिस कोर्ट भी बनवा है, खो खो कोर्ट बना है, वॉलीबॉल कोर्ट बना है, ठीक है। ये सब स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं है। और इसमें कोई बंदरबांट नहीं हुई, जितना पैसा लगा वो लगा है। और ये स्टूडेंट्स के लिए लगा है। स्टूडेंट यहाँ पे तंबू लगा के अपने कार्यक्रम करते थे, जिसमें 1 लाख रुपया रोज खर्चते थे। अब उससे हम 25,000 रुपये लेते हैं सिर्फ स्टूडेंट से, और अपने जो भी कोई कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे। और उसमें सब हर एक मॉडर्न फैसिलिटी है। यहाँ पे माइक है, कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे लाइटिंग है, ये सब है, ठीक है। अगर इसको आप बोलते बंदर बाट तो ठीक है, बोलिए। नहीं, जिस हिसाब से बंदर बाट की खबरें हैं उस हिसाब से लगता है अब तो आपके पास लैंड रोवर BMW जैसी गाड़ियां आ गई हैं। हाँ मेरे पास तो बहुत गाड़ियां, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं। यहाँ पे सरकारी गाड़ी है, ठीक है, ठीक है। चंडीगढ़ में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी मेरी अपनी थी, होंडा सिविक, जो कि 15 साल पूरे हो गए तो उसको स्क्रैप में मैंने दे दिया। फिर कुछ को रिन्यू कराने के लिए मैं चंडीगढ़ जाना पड़ता है ये वो, तो मैंने स्क्रैप में दे दी। अब जब गाड़ी लूंगा, अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं। अभी तक कोई गाड़ी नहीं है? एक i10 है, वो पुरानी हो गई, 15 साल हो चुके उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। सर ये भी जानकारी मिली हम लोगों को कि जब आपका हाल ही में अभी फर्स्ट बैच आपके यहाँ से MBBS का क्वालिफाई करता है, निकलता है बाहर, तो टॉपर्स को आपने 2 लाख के मेडल्स बांटे। वो मैंने दिया है। यहाँ पे कोई मेडल नहीं था स्टूडेंट को देने के लिए। 1-2 लोग आए जो उन्होंने कहा पैसा दे दो, तो वो भाग गए। तो ये सरकार की अप्रूवल लेके स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी से अरविंद राजवंशी गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट MBBS स्टूडेंट ऑफ द बैच ये दिया जाएगा। इसका पैसा मैंने 2 लाख रुपए भरे। अंतिम 2 सवाल की तरफ अब चलेंगे सीधे लेके। एम्स को और कितनी सौगातें अभी मिल सकती हैं आपकी मेहनत से, जो आपको लगता हो जिसके लिए आपने पत्राचार किया? एम्स के लिए जो मैंने चीजें मांगी सरकार से, ऑडिटोरियम, हॉस्टल फॉर बॉयज, हॉस्टल फॉर गर्ल्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग से बनेगा, OPD ब्लॉक, क्योंकि OPD अभी बड़ी छोटी पड़ रही है। ये सब चीजें मैंने मांगी हैं और ये स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी से अप्रूव भी हो चुकी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को गई है।
एक्सपेंडिचर से जब अप्रूवल आएगा तो पैसा आएगा, ये भी शुरू हो जाएगा। प्रोसेस अगले 5 साल जो भी कुछ करना है जाने से पहले मैंने कर दिया। अगले 5 साल की पूरी तैयारी। सर रायबरेली एम्स के बाहर 4 लेन और की इसमें हाईवे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक बार यहाँ से चले जाऊंगा, मैं कभी देखने भी नहीं आऊंगा यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जितने एलिगेशन जो सोशल मीडिया ने मेरे साथ यहाँ किया मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। और उन्होंने सोशल मीडिया ने नहीं किया, उन्होंने स्टूडेंट्स को भी यूज किया, फैकल्टी को भी यूज किया। मैंने जो किया वो अच्छे के लिए किया। जो ये बोल रहे ना फैकल्टी को नहीं लिया, किसी को सिलेक्ट नहीं किया, उनकी क्वालिटी भी देखनी है। नाडा साहब का भी भाषण सुनिए पार्लियामेंट में कि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये भाषण अभी हम आपको सुनवाएंगे इस इंटरव्यू के बाद। सर ठीक है, तो एक आदमी को जो एक्सटर्नल पेड आते हैं वो बोलते जी इसको तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं सिलेक्ट करूं, वो प्रेशर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो बताइए हम क्या करेंगे। ठीक है, और ये कहना कि पति पत्नी को नहीं किया और इसको नहीं किया, बिल्कुल गलत है। कई पति अच्छे होते हैं, कई पत्नियां अच्छी होती हैं। हमने पति पत्नी नहीं देखना, हमने प्रोफेशन में देखना है वो कैसे हैं। योग्यता। हाँ, एक एलिगेशन लगा योग ये वैभव कांति को मैंने भगा है। वैभव कांति को ने खुद 4 दफे रिजाइन किया, वो रिकॉर्ड में आपको दिखा सकते हैं, और उसको मैंने हर बार ये कहा सोच लो। ठीक है, उसके परिवार की समस्या थी। जिस दिन लास्ट डे भी जा रही थी वो मेरे से पूछने आए मैं क्या करूं। मैंने कहा पारिवारिक समस्या में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फैसला आपको करना। ठीक है, जो लोग यहाँ से संजय गांधी गए या इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के गए या लखनऊ में गए, मेरी वजह से नहीं गए, वो अपनी वजह से गए। वो लखनऊ के हैं, दूसरे उनको एजुकेशन ठीक मिलेगी, उनके बच्चे ठीक पढ़ेंगे, उनको घर वहां है, बहुत सारी चीजें हैं। उनको हमने नहीं, हम तो हर एक को रोका कि भाई तुम यहाँ पे नंबर 2 वहां नंबर 6 हो जाओगे। तो नहीं जी हम तो इसलिए जाना चाहते कि ये एक अनसीरिया वाला क्या नाम था उसका, मुझे नाम भूल गया, इसका बनश्री के हस्बैंड, उसको मैंने फेयरवेल में बोला कि अभी भी आप सोच सकते हैं, आई विल अलाउ यू टू विड्रॉ योर रेजिग्नेशन। ठीक है, हर एक बंदे को बुला के यहाँ कर। रश्मि को मैंने बोला कि तुम यहाँ से क्यों छोड़ रही हो साइकेट्री में, वो इतना रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा। दूसरे कई इंस्टीट्यूट को इनमें किसी को मैंने एनओसी नहीं दिया। कई इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करते हैं कि एनओसी की कोई जरूरत नहीं है, भारत सरकार ने तो ऐसा नहीं कहा। ठीक है, एनओसी चाहिए, पर लोग जाके एनओसी के बिना अपीयर होते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि वहां पे उनको अलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लोग 3-3 महीने की अपनी सैलरी देके गए, उनको कहा रात को 12 बजे तक ज्वाइन करो। हमने किसी को नहीं, हम तो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं लोगों की अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं, अपने बच्चों की समस्याएं, अपने घर की समस्याएं हैं, तो वो छोड़ते हैं। हमारी वजह से किसी ने नहीं छोड़ा, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। मेरे पास तो कोई आता भी है, मैं उसको बोलता भैया काम करो ठीक हो जाएगा। नए इंस्टीट्यूट में थोड़े दिन ऐसा होता है, उसको ये सोचना कि हमने भगा दिए ना, नो, बिग नो। अगर हमने भगाने हम इंटरव्यू को करें, हम जहां जाते हैं किसी मीटिंग में पार्टी में, वहां लोगों को बोलते भैया मैं बंदे दे दूं, तुम्हारे यहाँ से कोई पास आउट होगा उसे भेज देना। अगर इनको क्यों भगाना है? पर ये सब अच्छी जगह सिलेक्ट हुए, इसका मतलब है वो अच्छे लोग थे। और वैभव कांति तो लियन पे आई थी, उसका लियन खत्म हो रहा था। अगर वो लियन छोड़ती है तो यहाँ रहेगी, नहीं तो वापस जाएगी, तो वापस चलेगी। ही इज नॉट कम ऑन ए डायरेक्ट, ये डायरेक्ट पोस्ट में आई, लियन छोड़ना पड़ेगा 2 साल के बाद या जाना पड़ेगा। डीन जो है वो भी 2 साल के लियन पे थी। लियन और डेपुटेशन फर्क है।
लीन पे थी और वो 2 साल वहां पे रही, यहाँ रही। जिस दिन 2 साल पूरे उन्होंने लिख के भेज दिया अपने SGPI को कि मैं यहाँ पे अब्जॉर्व होना हमें भी चाह, ठीक है, उनका अधिकार है। पर रायबरेली में जैसा कि आपने बताया चीजें कुछ काफी बेहतर हुई। एम्स के बाहर 4 लेन की हाईवे सड़क बनी, ये भी पता चलता है कि आपने भी पत्राचार किया। पत्राचार नहीं, मैं योगी जी को खुद जाके मिला भी। पत्राचार तो पत्र तो साथ में ले जाते हैं। स्वयं इस सड़क के लिए मिले थे आप? हाँ, ये 4 लेन की सड़क के लिए, इसके लिए मिला, रेलवे ओवरब्रिज के लिए भी मिला। किसी जनप्रतिनिधि का सहयोग रहा इस सड़क के लिए? इसमें किसी का सहयोग नहीं, उनका सहयोग सिर्फ मरीज दिखाने के लिए। आपकी बेबागी से याद आता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो खैर, आप रहे रायबरेली एम्स में। सर, आपके कार्यकाल लगभग 2 साल का होने वाला है, अब आप रिटायर होने वाले हैं। सर, क्या कहेंगे, कुछ बात जो जूनियर्स हैं जो आगे पढ़ेंगे उनके लिए सर कुछ एक मैसेज आप कन्वे करें। अब मैं साल इस प्रोफेशन में रह के बहुत कुछ कर लिया है। अब अगर मुझे मौका मिला तो मैं किसी फिलानोथेरेपिक एक्टिविटी में जाऊंगा। कोई मंदिर में लैब है, कहीं कहीं कुछ है, मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, वहां जाके काम करूंगा। पैसे वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंशन मिलेगी थी। धन्यवाद सर। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोग कर लिया। आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अरविंद राजवंशी जी, डायरेक्टर ऑफ रायबरेली एम्स। पर एक सवाल ये खड़ा होता है, एक शायरी के माध्यम से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो अगर आपने भी कुछ अच्छे की तलाश की और आपको ना मिला हो तो आप ये मानिएगा कि बहुत बेहतर और बहुत अच्छा आपकी तकदीर में लिखा है। धन्यवाद। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।